नमस्कार दोस्तों। बिहार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको आप पीएफआई कहते हैं, उसका गढ़ हो गया है ऐसा लग रहा है। आज एनआईए ने बिहार में 32 जगहों पर छापेमारियां की हैं और तमाम जिलों में की हैं। पटना का फुलवारी शरीफ तो शामिल है ही उसमें, लेकिन कटिहार, अररिया, छपरा, नालंदा, औरंगाबाद, किशनगंज और जहानाबाद जैसे जिलों में एनआईए ने आज रेड की और उन लोगों से पूछताछ की जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और उस एफआईआर में हैं जो पीएफआई के बिहार में नेटवर्क होने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सिलसिले में दर्ज की गई थी। कटिहार में पीएफआई का जो प्रदेश अध्यक्ष है महबूब आलम और पीएफआई से जुड़ा हुआ एक आदमी वहां है अब्दुल रहमान, इन दोनों के यहां तलाशी ली गई। अररिया का जो जोकी हाट है उसमें एसडीपीआई क्या है, पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है वो एसडीपीआई है। तो उसका जो जनरल सेक्रेटरी है एहसान परवेज, उसके घर पर भी एनआईए ने तलाशी ली है। छपरा का रुदलपुर गांव, वह एक सरकारी टीचर नाम परवेज आलम और वह पीएफआई से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ और पीएफआई के नेटवर्क में शामिल, उससे पूछताछ हुई है। यह आदमी जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई उसमें कुल जो 26 लोग हैं, 26वें नंबर पर इसी का नाम है परवेज आलम, सरकारी टीचर, छपरा के रुदलपुर गांव का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, ये दोनों जो हैं इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों से पूछताछ बिहार में चल रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री जब पटना गए थे उससे 2 रोज पहले फुलवारी शरीफ में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई थी। उस रेड में पीएफआई और एसडीपीआई का जो दफ्तर था वहां से बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए थे और वो सारे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के थे। वहां 2 लोग पकड़े गए थे, एक मोहम्मद जलालुद्दीन जिसका वो मकान था, वो झारखंड में दारोगा रह चुका था, और दूसरा अतहर परवेज। इन दोनों से पूछताछ के बाद 4-5 और गिरफ्तारियां हुई थी। जो दस्तावेज मिले थे उन दस्तावेजों में एक बुकलेट थी जिसका टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की तैयारी। 2047 का मतलब यह है कि जिस साल हिंदुस्तान अपने आजादी के 100 साल मना रहा होगा उस साल यह देश मुस्लिम देश में तब्दील कर दिया जाए। वो 8 पन्नों का दस्तावेज कुल मिलाकर के इसी के आसपास फोकस था। उसी में ये लिखा हुआ था कि अगर 10% मुसलमान हिंदुस्तान के साथ में खड़ा हो जाएं, लामबंद हो जाएं, तो हिंदुओं को घुटनों के बल लाया जा सकता है। ये जो जहर बुझी मानसिकता है, देश विरोधी है, यह समाज में खाई पैदा करने की है। एक पंथ, धर्म, संप्रदाय के लोगों के प्रति दुश्मनी की है। वो मानसिकता पीएफआई के भीतर है। उसी मानसिकता, उसी मकसद, उसी मंशा से पीएफआई काम करता रहा है और बहुत सारी गिरफ्तारियां पीएफआई के लोगों के देश भर में हुई हैं। यह संगठन तब चर्चा में आया था जब दिल्ली में सीए के खिलाफ शाहीन बाग में वो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको आप शाहीन बाग आंदोलन कहते हैं। 73 खाते, उसी दौरान आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हिंसक वारदात हुई थी और उन वारदातों के दौरान जब जांच हो रही थी तो पता चला कि 73 ऐसे खाते थे जिसमें 120 करोड़, कितने, 120 करोड़ रुपए पीएफआई के खातों में या पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खातों में आए थे। वो बाहर से भी आए थे। उन खातों में जो पैसे आए वो किस मकसद से आए, किस लिए आए थे और किस काम के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, अब भी उस पर जांच जारी है। लेकिन पीएफआई जो सबसे मजबूत है वो केरल में है, उसको केरल मॉड्यूल कहते हैं। केरल के बहुत सारे नौजवान सीरिया और इराक भेजे गए थे आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए, जो बगदादी का आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस। उसी से एक नया विंग निकला था आईएस खुरासान। वो आईएस खुरासान हिंदुस्तान और बांग्लादेश के आसपास सक्रिय होने लगा है और उस आईएस खुरासान और आईएसआईएस से पीएफआई के पुराने ताल्लुकात हैं। तो ये स्थिति है। 2010 में मलयाली प्रोफेसर थे टीजे जोसेफ, उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था और कहा जाता है कि पीएफआई के लोगों ने ही उनका हाथ काटा था क्योंकि उन्होंने पैगंबर पर सवाल उठाया था।
2012 में केरल की सरकार ने हाई कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दिया था कि सीपीएम और आरएसएस से जुड़े हुए 27 लोगों की जो राजनीतिक हत्याएं हुई केरल में, वो पीएफआई से जुड़े हुए लोगों ने की हैं। ये पीएफआई है। 2002 में जब सिमी पर पाबंदी लग गई, सरकार ने उसको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बंद कर दिया। उसके बाद 2006 में एक नया संगठन खड़ा होता है पीएफआई, और सिमी के जितने भी लोग सक्रिय थे उनमें से ज्यादातर लोग पीएफआई से जुड़ गए। आप यूं भी कह सकते हैं कि सिमी ही नई शक्ल में, नए अवतार में पीएफआई बनकर के सामने आया, और यह संगठन लगातार देश में आतंकवादी संगठनों के साथ, आतंक विरोधी आतंकवादी वारदात में शामिल लोगों के साथ, देश विरोधी गतिविधियों में शरीक लोगों के साथ, उन तमाम लोगों के संपर्क में रहता है, उन तमाम लोगों के साथ सहयोग करता है जो लोग समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, राष्ट्र हित के खिलाफ काम करते हैं। बावजूद इसके पीएफआई पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, और बार बार सवाल ये उठता है कि पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए के पास भी इतने सबूत हैं, इतने दस्तावेज हैं, कोर्ट तक में सरकारों ने जाकर कहा है कि यह देश विरोधी संगठन है, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक पीएफआई को बैन नहीं किया है। जरूरी है कि बैन किया जाए। और बिहार में जिस तरीके से छापेमारियां चल रही हैं और एनआईए ने इन रेड्स के जरिए जो कुछ भी हासिल किया है उसके आधार पर वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी, वो आगे जांच बढ़ाएगी, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि बिहार और बिहार के आसपास के राज्यों में पीएफआई ने अपने पांव कितने पसारे हैं और कितनी देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है।